हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हो गए। आप जो अपना जाना पहचाना है आदर्श कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल, इसको आप कंटिन्यू और रेगुलर तरीके से देखते रहिए। आज हम नया विषय जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हिंदी के अंतर्गत मैं एक छोटा सा चैप्टर वर्ण विचार लेकर आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको आपको अच्छी तरह से समझाने की और आप तक पहुँचाने की। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को रेगुलरली देखते रहिए। तो चलो अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो भाषा और वर्ण विचार, तो देखो ये भाषा और ये वर्ण विचार, तो ये हिंदी हमारी मातृभाषा कही जाती है, जिसको हम सबसे पहले अपनी माँ के मुख से सुनते हैं, इसीलिए हम इसको कौन सी भाषा, मातृभाषा कहते हैं। और आज हमारी संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में लोग बाग इससे दूर भागते जा रहे हैं। हिंदी की जो पद्धतियाँ हैं, शिक्षण पद्धतियाँ हैं या फिर कोई सी भी नॉलेज है, लोग बाग इससे दूर हटते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा है और आप किसी भी कंपटीशन की यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने जो लक्ष्य और जो उद्देश्य बनाए उस पर आप अड़ित रहिए और अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पाने के लिए, चाहे आपको एक बार दुनिया से लड़ना पड़े तो भी आप लड़िए और अपनी मंजिल तक पहुँचने का पूरा प्रयास करिए। और मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाषा और विचार, तो सबसे पहले अपन चलते हैं भाषा कि भैया भाषा होती क्या चीज़ है। तो देखो भाषा क्या होती है, अगर भाषा ना हो तो जीवित प्राणी भी एक निर्जीव के समान होता है। तो देखो भाषा क्या होती है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो देखो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन से करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, भाषा कहते हैं। या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में ले सकते हैं कि हमारे विचारों को आदान प्रदान करने की जो युक्ति होती है वही हमारी क्या होती है, भाषा। क्योंकि जो भाषा होती है वो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों के विचारों को हमको समझने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भाषा। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही मैं आपको पहचान सकता हूं और आप मुझे पहचान सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले क्या चीज आना जरूरी है, भाषा। और हमारे लिए इस भाषा का ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसको हमको आना चाहिए। तो ये तो होगी हमारी भाषा, नॉर्मल सा इसका सिस्टम है। भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करना ही हमारी भाषा कहलाती है। या फिर दूसरे के विचारों को समझना और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेरित करना ही क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है मित्रों, अब अपन एक पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो भाषा है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो देखो सबसे पहले तो एक शब्द आता है और उसको बोलता हूं मैं, मान के चलो उसको हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण, ठीक है ना मित्रों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वर्ण। ओके, वर्ण के बाद आता है ध्वनि। ध्वनि, ठीक है ना। वर्ण से हमारी क्या बनती है, ध्वनि बनती है। ठीक है मित्रों। और जब ध्वनि के बाद आता है हमारा शब्द, और शब्द से बनता है हमारा वाक्य, और वाक्य से बनता है हमारा एक अनुच्छेद। अनुच्छेद, और इन सभी को मिलाने से जब लास्ट में बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है मित्रों। तो देखो भाषा को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमारा एक चीज आती है, उसको बोलते हैं अपन वर्ण। और वर्ण से फिर क्या होता है, ध्वनि। क्योंकि जब वर्ण होगा तब हम उसको बोलेंगे, तो वर्ण को बोलने से हमारे अंदर से जो क्या उत्पन्न होती है, जो आवाज, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। ठीक है मित्रों। और जो ध्वनि में निकलेगी, जैसे राम में दो बार हमने जो ध्वनि निकाली है तो राम क्या बन गया, एक हमारा शब्द बन गया। और शब्द के माध्यम से हमारा क्या बनता है, वाक्य। तो देखो अनेक वर्णों को मिलाकर एक ध्वनि का निर्माण होता है, और अनेक जब ध्वनियां आपस में मिलकर आगे बढ़ती हैं तो फिर एक वाक्य बनता है। और अनेक वाक्यों को आपस में मिला दिया जाता है, तो अनेक शब्दों को सॉरी आपस में मिला दिया जाता है तो एक वाक्य बन जाता है। और अनेक वाक्यों का जो समूह होता है वो एक पूरा का पूरा अनुच्छेद बन जाता है। और ऐसे ही अनेक अनुच्छेद आपस में मिलकर एक भाषा का निर्माण करते हैं और इसी को हम हमारी भाषा बोलते हैं, चाहे कोई सी भी भाषा हो। ठीक है ना।
तो देखो मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर क्वेश्चन यहाँ से खड़ा हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वर्ण होती है। और मान के चलो ये वर्ण तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ये तो लिखित रूप में होता है, अगर उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई आ जाए तो वो हमारी ध्वनि होती है, क्योंकि ध्वनि। अब इसके लिए आपको देखो वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण और उच्चारित रूप में आए तो फिर ध्वनि होती है, ठीक है ना। लिखित रूप में आए तो हमारा वर्ण होता है और अगर उच्चारित रूप में आ जाए तो वो हमारी कौन सी होती है, ध्वनि होती है, ठीक है मित्रों। इस बात को आप याद रखना। और इसके बाद एक और चीज, भाषा की सार्थकता शब्द होती है, क्योंकि वर्ण से हम किसी को नहीं पहचानेंगे, ध्वनि से हम किसी को नहीं पहचानेंगे, बट जब शब्द आ जाएगा तो हम उसके बारे में डेफिनेटली पहचान लेंगे कि भाई ये शब्द का अर्थ क्या है, किसके मध्य में इसकी बात चल रही है, किसके बारे में इसको बताया जा रहा है। तो ये भाषा की सबसे सार्थक का युक्ति हमारा शब्द, ठीक है ना। और देखो सबसे छोटी का वर्ण, वर्ण से बना ध्वनि, ध्वनि से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य और वाक्य से बना अनुच्छेद और अनुच्छेद से बनती हमारी एक भाषा, ठीक है मित्रों। तो ये तो होता है अपना भाषा। अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, सबसे पहले तो अपन चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कितने वर्ण होते हैं, में कितने वर्ण होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखो मित्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44। कंफ्यूज मत हो जाना, कई जगह इनका उल्टा सिस्टम है, पर हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत टोटल 44 वर्ण होते हैं। अब ये जो 44 वर्ण होते हैं इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अपना स्वर और दूसरा होता है अपना व्यंजन, ठीक है मित्रों। अब स्वर और व्यंजन, तो देखो 44 में से 11 तो ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर के अंतर्गत आते हैं और 33 ऐसे वर्ण होते हैं जो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और कुल हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे हमारे 44 वर्ण, ठीक है मित्रों। तो इस चीज को भी आपको विशेषकर याद रखना है और ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में हमारे केवल और केवल कितने वर्ण होते हैं, 44। इसमें से स्वर कितने होते हैं, 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। और दोनों को मिलाकर कितने वर्ण मिल जाते हैं, 44। कई बार संविधा का हो, रेट का हो, क्या होता है उसमें स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या पढ़ लेते हैं। अगर संस्कृत में पढ़ते तो 11 की जगह 13 हो जाते। तो ये हिंदी की बात चल रही है, अपन संस्कृत की बात को नहीं कर रहे, ठीक है। चलो अब दोनों को अपने को दो, एक होता है स्वर और एक होता है अपना व्यंजन। तो दोनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि स्वर क्या होते हैं और हमारे व्यंजन क्या होते हैं। तो देखो स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमको स्वर यानी स्वतंत्र। तो देखो बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या होता है, रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखो मित्रों, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर। तो स्वर क्या होते हैं कि बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब उनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, किसी भी प्रकार का उनमें भेद नहीं होता है, तो उन्हीं चीजों को हम स्वर कहते हैं। वैसे ही हमको पता पड़ रहा है कि स्वर में होता है स्वतंत्र होना। किसी भी चीज का जब हम स्वतंत्रता पूर्वक उसका हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ऐसी ध्वनि को ही हम स्वर ध्वनियां कहते हैं, ठीक है मित्रों। आपको समझ में आया होगा। जैसे अब देखना हमारे जो 11 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो ए, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर ऊ, और अगला आता है ऋषि, और फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ,
देख कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो हो गए हमारे क्या होते हैं, स्वर। हमको इन चीजों को विशेष तौर से याद रखना है। कभी कभी इनमें से कोई सा भी वर्ण दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये क्या वर्ण है, तो हमको कहना है ये स्वर होते हैं। और अब इसमें क्वेश्चन ऐसा जाएगा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और वे स्वर ध्वनियां कौन सी होती हैं, जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। तो ये हमारे बिल्कुल इनका उच्चारण हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो ये हमारे होते हैं स्वर। अब आते हैं स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं मित्रों। देखो स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है, इसे लिखना, निम्न स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर निम्न दो प्रकार के होते हैं। स्वर निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो देखो मित्रों स्वर भी हमारे, पहले तो यहाँ से बात चली थी हमारी भाषा की। भाषा के बाद आता है हमारे वर्णमाला। वर्णमाला के बाद पढ़ा हमने स्वर। स्वर के बाद पढ़े हम व्यंजन। तो स्वर हमारे यहाँ से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है मित्रों, पहला आता है अपना ह्रस्व स्वर और इसके बाद आएगा अपना दीर्घ स्वर। तो देखो ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व यहां से भी पता पड़ रहा है, दीर्घ यहां से। ह्रस्व में होता है एक, केवल जिन स्वरों में कम से कम मात्रा का समय लगता है या जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या फिर दुगना समय लगे या फिर दो मात्रा का समय लगे, उन्हें हम कौन से स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है मित्रों, बस हमको एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि संस्कृत में स्वर तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और प्लुत स्वर। पर हिंदी में हमको दो ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हमारा दो ही आता है। तो देखो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे या फिर नाम मात्रा का समय लगे, उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से, एक तो ए, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ और एक होता है अपना ऋषि। टोटल कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। बस इस चीज को हमको यहाँ याद रखना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से खड़ा होता है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है, चारों में से एक उदाहरण दे देगा या फिर आपसे कहेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 6 8 10। तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं, 4। ह्रस्व स्वर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि कम से कम समय, कम से कम, मामूली से और मामूली जिन शब्दों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उनको हम कौन से ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट अगला बताऊं मैं आपको, आता है अपना दीर्घ स्वर। तो देखो अगला आता है अपना दीर्घ स्वर। तो देखो मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम कौन से स्वर बोलते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो देखो मित्रों दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर से इनमें कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में मान के चलो एक मात्रा का समय लगेगा, तो इनमें 2 मात्रा का समय लगेगा। उनमें इनसे आधे से और कम समय लगता है, परंतु दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो, वो इंपोर्टेंट है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए और आई और ओ और एक और होता है औ। कितने होगा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं स्वर, 11 होते हैं। देखो ये तो हमारे कौन से स्वर हो गए मित्रों, दीर्घ स्वर है, और ये हमारे कौन से स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर है। अब दोनों को मिलाकर कितनी संख्या हो जाएगी, 11। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। इसमें ह्रस्व स्वर आते हैं 4 और दीर्घ स्वर आते हैं 7। दोनों मिलाकर हमारी संख्या हो जाती है 11।
तो एक बार और देखो, हम सबसे पहले से मैं समझा रहा हूँ कि अपन ने पढ़ा था भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? हमारे विचारों को आदान प्रदान करना ही एक भाषा कहलाती है, जिससे हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आपकी बात को मैं समझूं और मेरी बात को आप समझो, ये तो हमारी भाषा है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, सबसे छोटी उच्चारित इकाई ध्वनि होती है, और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। तो देखो, सबसे पहले आता हमारी एक वर्ण, वर्ण से उत्पन्न होती है ध्वनि, और ध्वनि से जो उत्पन्न होता है जब फिर हमारा एक शब्द बनता है, और शब्द के बाद अनेक शब्दों से एक वाक्य बनता है, और अनेक वाक्यों से एक अनुच्छेद तैयार होता है, और अनेक अनुच्छेदों से हमारा क्या तैयार हो जाती है? हमारी एक भाषा तैयार हो जाती है। तो इनका क्रम भी कई बार हमको दे सकता है। फिर आता है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में देखो मित्रों, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो फिर हमने स्वर पढ़ा था। स्वर किन्हें कहते हैं? कि जिन ध्वनि का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है मित्रों। फिर बताया था मैंने कि स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। एक और पढ़ेंगे अपन प्लुत स्वर, लेकिन वो संस्कृत में आ जाएगा। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, मतलब दुगना समय लगे, तो ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और टोटल स्वर हमारे कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। ठीक है मित्रों। तो आज के लिए मैंने ये स्वर वाला चैप्टर आपको, ये चैप्टर मैंने भाषा और वर्ण विचार पढ़ा था। इसके अंतर्गत मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ाया आपको, तो छोटा सा भाषा के बारे में डिस्कस किया था और फिर अपने स्वर पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जैसे मानो व्यंजन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और आप इसी तरह से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और अपने मित्रों तक भी इस चीज़ को पहुँचाइए। देखो मेरे दोस्तों, जब मैं आपके लिए करूँगा और आप दूसरों के लिए करोगे, तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, ये दुनिया हमारी है, संसार हमारा है। हो ना सके कल किसी का किसी को पता नहीं है। आज हम एक दूसरे के काम आ सके तो वो एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये थोड़ा सा प्रयास है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके अलावा और भी मैं परिश्रम करके, मेहनत करके आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, ताकि इससे मेरा एक हौसला जाहिर होता है। और पूर्ण ध्यान से, पूर्ण मन से हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर आप तक हमारा जो प्रसार है उसको हम पहुंचा सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आदर्श कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।